गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल और इंसुलेटर मटेरियल, उन सब के हमने एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे हम कैसे कैसे उन्हें डिवाइड करते हैं वो देखा था। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि हमारे अर्धचालक दो तरह के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। तो जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो अर्धचालक जिनको हम डोपिंग की हेल्प से एन टाइप और पी टाइप बनाते हैं, उन पे टेम्परेचर, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम वो देखेंगे। तो उससे पहले देखते हैं कि इंट्रिंसिक, आपको मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी तो डेफिनेशन ही यही होती है कि वो बिना टेम्परेचर के, जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो वो एक कुचालक के जैसे बिहेव करते हैं। उनके अंदर कंडक्शन नहीं होता, चालकता नहीं होती। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो चालक के जैसे कार्य करने लगते हैं। तो उनका इफेक्ट इतना ही कंसिडर किया जाता है कि टेम्परेचर के साथ उनकी चालकता बढ़ती है। लेकिन एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उन पे तापमान का प्रभाव डिपेंड करता है कुछ और चीज़ों पे भी। तो उनके बारे में हम आज देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले वो 2 टॉपिक्स हैं। एक तो मेन तो हमारा वही है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, और पहला टॉपिक हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की चालकता को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चालकता क्या होती है किसी भी अर्धचालक की? चालकता से मतलब है कि जैसे कि वो जो सेमीकंडक्टर है, वो जो अर्धचालक है, वो जो मटेरियल है, उसके अंदर करंट को कैरी करने की कैपेसिटी, क्षमता कितनी है, उसी से हम उसकी चालकता को डिफाइन करते हैं। तो किसी भी मटेरियल के अंदर जब को करंट कैरिंग मटेरियल होता है, वो मेटल हो या सेमीकंडक्टर हो, तो उसके अंदर जैसे ही आपने बाहर से आपने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करते हैं। तो किसी भी कंडक्टर, किसी भी मेटल के अंदर करंट पर यूनिट एरिया को डिफाइन किया जाता है उसकी करंट डेंसिटी से। तो किसी भी इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर लगाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होने वाले करंट को, फ्लो को ही हम एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। उन्हीं के रेशो को करंट पर यूनिट एरिया, मतलब किसी भी एरिया, किसी भी मटेरियल के क्रॉस सेक्शन एरिया में से फ्लो होने वाले करंट और उसके ऊपर लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशो को हम कंडक्टिविटी, उसकी चालकता से डिनोट करते हैं। तो चालकता को क्या कहा जाता है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है करंट को फ्लो करवाने की, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो सेमीकंडक्टर के लिए चालकता का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू म्यू इंटू एन इंटू क्यू प्लस म्यू पी इंटू पी इंटू क्यू। तो इसको लिखा जाता है सिग्मा इक्वल्स टू एन ई म्यू। अब यहाँ पे म्यू है मोबिलिटी, एन है कंसंट्रेशन या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और क्यू हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो किसी भी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर, यहाँ पे देखिए एन और पी दो लिए गए हैं, मतलब कि एक होल्स की वजह से और एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दोनों को कंबाइन करके हमने चालकता का फॉर्मूला लिखा है, दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू क्यू कॉमन ले लिया, म्यू एन इंटू एन प्लस म्यू पी इंटू पी। यहाँ पे म्यू एन और म्यू पी डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब कि मूवमेंट करने की एबिलिटी, मूव करने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की, मूव करने की एबिलिटी को मोबिलिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी जब डोप्ड सेमीकंडक्टर है, जिसके अंदर मिलावट की गई है, उसके अंदर क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला से देख के हम बता सकते हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक तो उसकी मोबिलिटी, अगर उसकी मोबिलिटी बदलती है तो उसकी कंडक्टिविटी बदल जाएगी, या फिर अगर कंसंट्रेशन, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बदल दे टेम्परेचर के साथ,
तो उसकी चालकता बदल जाएगी, और हमारी जो मोबिलिटी है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल बताती हूँ कि आपने कोई भी मटेरियल लिया है, तो उसके अंदर अगर आप उसका जैसे कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई भी आयरन रॉड ली, लोहे की रॉड ली, एक रॉड है आयरन की, उसको अगर आप एक सिरे से गर्म करोगे, अगर उसके एक सिरे पे आप हीट लगाओगे, तो आप देखोगे कि पहले तो जिधर आपने हीट लगाई है, जिधर आपने फायर किया है, वहाँ थोड़ा गर्म हो रहा है। धीरे धीरे हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होते होते दूसरे सिरे तक भी आ जाएगी। तो वो दूसरे सिरे तक कैसे आ रही है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से भी मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी, मूव करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, और कंसंट्रेशन भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन मतलब कि डेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पर यूनिट एरिया। तो इन्हीं दोनों के ये दोनों पे डिपेंड करती है हमारी कंडक्टिविटी, और ये दोनों हमारे डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। इसलिए हम चालकता को बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तापमान के अकॉर्डिंग हमारी कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम अब देखते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे क्या पड़ता है। यहाँ मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस किया है, तो लेकिन सेम आर्ग्यूमेंट ही पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड होगा। दोनों केसेस के अंदर सेम ही आर्ग्यूमेंट्स लगेंगे। तो अब हमारा पहले तो ये देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हम बना रहे हैं, तो वो कैसे बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अब वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हम कैसे बनाते हैं? बाहर से अगर हमने कोई भी डोपेंट यूज़ किया है, कोई भी डोनर एलिमेंट हमने यूज़ किया, उसको हमने अपने प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर दिया, तो एक तो हो जाती है उसकी एनर्जी लेवल बन जाती है। अब देखो नीचे डायग्राम में 3 एनर्जी लेवल दिखाई गई है। ये जो ईवी है इसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ईसी होता है हमारा कंडक्शन बैंड, और यहाँ एक नीचे एनर्जी लेवल दिखाया गया है ईडी, दैट इज डोनर एनर्जी लेवल। तो ये जो डोनर एनर्जी लेवल है, ये वो एनर्जी की लेवल बता रही है कि जो हमने अपने प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर बाहर से जो भी डोपेंट ऐड किया है, बाहर से जो मिलावट की है, बाहर से जो मिलावट के लिए हमने एलिमेंट यूज़ किया है, एटम यूज़ किया है, उसका जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, उसका लेवल ये है। आई बात समझ में? कि जो हमारा ईसी कंडक्शन बैंड था, टॉप बैंड जो होता है, जिसके अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो एक कंडक्टर का काम करता है, उसी के ही नज़दीक हमारा डोनर एनर्जी के लेवल्स पड़ते हैं। तो एक तो ये होता है कि जब हम डोनर एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसकी डोनर एनर्जी लेवल बन जाती है, जो कि ईसी कंडक्शन बैंड के बहुत ही नज़दीक होती है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स लाने 2 तरीके से लाए जा सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोपेंट लेवल से कंडक्शन बैंड में जाएं, और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएं। क्योंकि आप यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं कि जो हमारा डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के बहुत ही नज़दीक है। तो मतलब क्या है, इसको एनर्जी चाहिए बहुत ही कम, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बहुत ही कम एनर्जी चाहिए यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, जो कि लगभग होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। वहीं जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि बॉन्ड बना के बैठे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट के कंडक्शन बैंड में आए, उनको आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, लगभग इस एनर्जी बैंड गैप के, फॉरबिडन गैप जो बीच का एनर्जी गैप है, उसके जितनी एनर्जी इन्हें चाहिए होती है। तो चूंकि ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसकी हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी 2 रीजन में देखेंगे। कि एक तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और जब बहुत ज़्यादा अधिक टेम्परेचर करेंगे तब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बिहेवियर 2 पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहले हमारा लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के अंदर कंडीशन डाली है मैंने, जब हमारा टेम्परेचर Ts से कम हो। Ts मतलब कि सैचुरेशन पीरियड।
सैचुरेशन टेम्परेचर। अब सैचुरेशन टेम्परेचर कौन सा होता है? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ऑलमोस्ट जो डोनर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में चले गए हैं, उसे हम सैचुरेशन टेम्परेचर कहेंगे। तो जब हमारा ज़ीरो टेम्परेचर होगा, ज़ीरो टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड है वो तो फुल है, डोनर लेवल भी फुल है, लेकिन कंडक्शन बैंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर हम जैसे ही धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट नहीं होंगे, लेकिन जो कंडक्शन डोनर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स थे वो धीरे धीरे कंडक्शन बैंड में जाने लगेंगे, क्योंकि उनको बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है। तो एकदम कम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन्स डोनर लेवल से एक्साइट हो के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। इस समय में हम वैलेंस बैंड के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सीधे की सीधे डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। इस रीजन को बोलेंगे हम आयनाइजेशन रीजन, और ये तब तक होता रहेगा जब तक डोनर एनर्जी लेवल के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं चले जाते। और जो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n = nc × nd/2 × e⁻∆e/2kBt। यहाँ पे जो kB है वो तो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और जो डेल्टा E एनर्जी है, डेल्टा E एनर्जी बता रही है कि जो एनर्जी डिफरेंस है किस किस के बीच में, कंडक्शन बैंड और डोनर लेवल, जो बहुत ही मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का डिफरेंस हमें चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स को डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, वो जो डिफरेंस है उसको डेल्टा ई से रिप्रेजेंट किया गया है। और एन सी एंड एन डी हमारी कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कि कंडक्शन बैंड और डोनर एनर्जी लेवल के लिए हमने डेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के लिए कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए हैं। तो इस तरीके से जो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर होगा उससे कम तक सारे के सारे जो डोनर एटम्स हैं, और सिमिलरली एक्सेप्टर एटम्स इन द केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, वो फुल्ली आयनाइज हो जाएंगे रूम टेम्परेचर पे, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका मीडियम टेम्परेचर रेंज। ये वो टेम्परेचर रेंज है जिसके अंदर सैचुरेशन हो चुका है, मतलब कि सैचुरेशन टेम्परेचर के बाद और इंट्रिंसिक टेम्परेचर के बीच की टेम्परेचर रेंज को हमने मीडियम टेम्परेचर रेजिम कहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जब तक हमारे डोनर एनर्जी लेवल के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। एक बार जब वो हो गया, फुल्ली आयनाइज्ड हो गए डोनर लेवल्स, तो उस समय पे उसे हम सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। अगर उस टेम्परेचर के बाद भी हम टेम्परेचर को कंटिन्यूसली बढ़ाए जा रहे हैं, तो अब क्या होगा? अब जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में थे, जो कि बहुत ही नीचे लोअर एनर्जी लेवल था, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और फिर कंडक्शन बैंड में वो आने की कोशिश करेंगे, और वो तब तक आएंगे जब तक आपका टेम्परेचर इंट्रिंसिक टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। इंट्रिंसिक टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बाद जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, मतलब कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर था, वो प्योर बन चुका है। अब उसके अंदर इम्प्योर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ना रह के अब वो प्योर सेमीकंडक्टर बन गया है। और प्योर सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो। तो पहले हमने शुरुआत की थी एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर को लेके, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बराबर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते गए, एक टेम्परेचर ऐसा आया इंट्रिंसिक टेम्परेचर जिसके बाद में दोनों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या हमारी बराबर हो गई और हमारा सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। तो जब हमारा सेमीकंडक्टर सैचुरेशन टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद में जब इंट्रिंसिक टेम्परेचर तक अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से टूट के कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। और इस सिचुएशन के अंदर जो हमारे होल्स की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बराबर हो जाएगी। तो जब हमारा टेम्परेचर इंट्रिंसिक टेम्परेचर होता है, उस केस में
जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो होती है 1.1 इंटू ND, मतलब कि आयनाइजेशन अब 110% हो चुका है। और मैं कहूँ तो जो टेम्परेचर TS है, सैचुरेशन टेम्परेचर और इंट्रिंसिक टेम्परेचर के बीच में मेजॉरिटी जो चार्ज करियर्स थे, मतलब कि मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक चार्ज करियर्स जो भी थे, उनकी कंसंट्रेशन में सिर्फ 20% का डिफरेंस आता है। मतलब कि जो वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं कि बाद में टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ग्राफ बनाया गया है जिसके अंदर हमने 3 रीजन दिखाए हैं। पूरे जो हमारी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के प्लॉट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है आयनाइजेशन रीजन, दूसरा है सैचुरेशन रीजन और लास्ट वाला है इंट्रिंसिक रीजन। तो सिलिकॉन के अंदर सैचुरेशन रीजन अराउंड रूम टेम्परेचर के लगभग आता है, जिस समय पे करियर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। तो अब हम इसका डायग्राम देखते हैं, कंसंट्रेशन और इसका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे वेरी होता है। तो यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट को नाम दिया है फ्रीज आउट रीजन, या फिर इसके हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन रीजन। इस रीजन के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन हमारे इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ रही है कंडक्शन बैंड में। तो ये कैसे बढ़ रही थी कि जो वैलेंस बैंड के जो हमारे डोनर लेवल से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, कंडक्टिविटी हमारी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बढ़ रही है। फिर हमारा आया सैचुरेशन टेम्परेचर तक, वो बढ़ती गई। सैचुरेशन टेम्परेचर आने के बाद में हमारा रीजन शुरू हुआ एक्सट्रिंसिक रीजन। ये वो लिमिटेड टेम्परेचर इफेक्ट है जिसके अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही कम होता है कंडक्टिविटी पे, और हम बोल सकते हैं इसके अंदर कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। लास्ट आता है, ये रहेगा हमारा TI तक, जो कि है हमारा इंट्रिंसिक टेम्परेचर तक। और फिर लास्ट रीजन आता है इंट्रिंसिक रीजन, जिसके अंदर उस टेम्परेचर के बाद में कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसके अंदर वैलेंस बैंड के भी इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे ब्रेक होके सारे कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, और हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जैसे बढ़ जाता है। तो इसके अंदर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, थर्मल एनर्जी भी बढ़ती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर के अंदर बहुत सारे जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। अगर हम इसे कंक्लूड करें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, 0 केल्विन के ऊपर हमारी कोई कंडक्टिविटी नहीं थी, कंडक्टिविटी 0 थी, तो हमारी कंडक्टिविटी 0 थी, कोई भी आयनाइजेशन नहीं था। 0 केल्विन से 300 केल्विन टेम्परेचर तक, सैचुरेशन तक, इस पीरियड के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आयनाइजेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, और डोपेंट लेवल से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे टेम्परेचर 0 केल्विन से 300 केल्विन तक पहुंचता है। तो इस रेंज के अंदर हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती है, चालकता बढ़ती है। T=300 केल्विन हमारा वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर चालकता एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे डोपेंट्स के द्वारा फुल्ली आयनाइजेशन हो चुका है, मतलब डोपेंट के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड में जा चुके हैं। फिर हमारा T=TI टेम्परेचर आता है, जिसके ऊपर ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदल जाता है, और इस रीजन के अंदर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बन जाता है, और इसकी कंडक्टिविटी फिर से बढ़ने लगती है। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता गया और कंडक्टिविटी, चालकता हमारी इंक्रीज होती गई। तो इस तरीके से हमारा चालकता को हम किसी भी N टाइप या P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता कैसे टेम्परेचर के साथ बदलती है, उसका हमने यहाँ पे समझा। थैंक यू।